सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन रूल्स को अपनी मान्यता दी है जिन्हें इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा बार बार अपने व्यूअर्स को बताया जाता है। ये बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इस वर्तमान जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जिन रूल्स को अपनी मान्यता दी है वे इस प्रकार हैं। पहला, जिस केस में भी सेक्शन 34, 149, 120B आईपीसी लगा हुआ हो तो सबसे पहले उस सेक्शन को तोड़ा जाना चाहिए ताकि आरोपी को सुरक्षित किया जा सके। दूसरा रूल है, गवाह को उसके मूल बयान से 1 इंच भी खिसकने ना दिया जाए और यदि गवाह खिसकने की कोशिश करे तो उसे कन्फ्रंट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए। तीसरा नियम है, सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए गवाह को शुरू में ही वह स्टेटमेंट दिखानी जरूरी होती है और इसमें ट्रायल कोर्ट को भी कुछ करना आवश्यक होता है। ट्रायल जज की जो जिम्मेदारियां हैं वे भी यहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की हैं। चौथा है कि यदि सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में सेक्शन 154 एविडेंस एक्ट को लगा दिया जाए तो दोनों के मिला जुलाकर प्रयोग करने से गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उसकी गवाही 2 कौड़ी की भी नहीं बचेगी। और पांचवा रूल जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि एक क्रिमिनल केस में जो भी कुछ किया जा सकता है वह केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही संभव है। यदि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में वह बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस जजमेंट के बाद से सभी हाई कोर्ट्स और दूसरे ट्रायल कोर्ट्स इस निर्णय को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इस जजमेंट में क्या किया गया है यह आपको जानना चाहिए। पुलिस के मुताबिक 3 फरवरी 2013 को 8 लोगों ने मिलकर एक शहाबुद्दीन चौधरी नाम के आदमी की हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाई थी। इन सब ने जब हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया और 4 के लिए उस सजा को कंफर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के एक महान जजमेंट का भी विश्लेषण किया। पुराने अंग्रेजों के समय बने हुए सीआरपीसी में सेक्शन 161 और सेक्शन 162 नहीं हुआ करते थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह जरूरत महसूस की कि 161 और 162 सीआरपीसी जैसे कानून की आवश्यकता है, जिसके आधार पर बाद में संसद ने जब सीआरपीसी 1973 बनाया तो उसमें सेक्शन 161 और सेक्शन 162 की व्यवस्था दी थी। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन स्टेटमेंट्स को सेक्शन 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किया जाता है उन स्टेटमेंट्स को एविडेंस में कैसे उपयोग किया जाना है यह बात सेक्शन 162 सीआरपीसी में लिखी गई है। हालांकि सेक्शन 162 सीआरपीसी में लिखी गई बातें या जो तरीका उसमें बताया गया है वह डाइंग डिक्लेरेशन पर लागू नहीं होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 162 सीआरपीसी में कॉन्ट्राडिक्शन को केवल उसी तरीके से साबित किया जाएगा जो सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट में लिखी हुई है। यानी कि सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट कॉन्ट्राडिक्शन का मूलभूत तरीका है और सेक्शन 162 सीआरपीसी उसका केवल एक बाई प्रोडक्ट है। यहां से आगे हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जस का तस भाग आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। हालांकि बोलते हुए हम उसका हिंदी मतलब आपको बताएंगे। इससे सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स यह देख पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के द्वारा कितना बड़ा कानूनी परिवर्तन किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुराने स्टेटमेंट्स के कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यह जरूरी है कि जिस समय इसे उपयोग किया जाए पुराने स्टेटमेंट को ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए। अब सवाल है कि यह ड्यूली प्रूव्ड कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पुरानी स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड है या नहीं है इसे जांचने के लिए यह वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है कि वह पुराने स्टेटमेंट पर गवाह का ध्यान आकर्षित करवाया जाए और पूछा जाए, देखो आपने पुलिसाइयों को यह बयान दिया था, सही बात है ना। कोर्ट ने बताया कि उस स्टेटमेंट पर यदि गवाह कहता है कि हाँ आईओ को मैंने यह बयान दिया था तो वह पुरानी स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड मानी जाएगी। और बहुत ध्यान दें जो मैं अगली बात बता रहा हूं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि गवाह यह बात ना माने कि उसने पुलिस आईओ को ऐसा बयान दिया था। तो बाद में जब भी आईओ गवाही देने के लिए कोर्ट के सामने आए तो वह स्टेटमेंट आईओ के सामने रखी जाए और पूछा जाए कि क्या इस गवाह ने आपको दिए बयान में यही बताया था या कुछ और बताया था। और यदि आईओ कंफर्म करता है कि जो बात मेरे पास रिकॉर्ड में
161 स्टेटमेंट में लिखी है, सही बात लिखी है, तो भी उस पुरानी बात को ड्यूली प्रूव्ड माना जाएगा और जो कॉन्ट्राडिक्शन आपने विक्टिम या पीड़िता के साथ शुरू में किया था वह अब आयोग की इस स्वीकारोक्ति के बाद इफेक्टिव हो जाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा तैयार किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में कानून के प्रावधान बहुत कुशलता के साथ उसी के भीतर बुन दिए जाते हैं जो गवाह को तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जवाब फाइनल आर्गुमेंट्स के समय जब कोर्ट के सामने रखे जाते हैं तो वे बहुत उपयोगी हो जाते हैं। उससे यह दिखाई देता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाई थी। इससे आरोपी को कोर्ट के जजमेंट में कानूनी लाभ मिलता है और वह आसानी से बरी हो जाता है। उसका जीवन अदालतों व अपीलों में नष्ट नहीं होता है। आप भी अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इंडियन लीगल सिस्टम की उच्च दक्षताओं का उपयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। इससे आपको अपने केस में विजय पाने में आसानी होती है। आज का सुप्रीम कोर्ट का यह केस है अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम, क्रिमिनल अपील नंबर 1637 ऑफ 2021 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने 3 मई 2024 को डिसाइड किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस आप करते हैं पुरानी स्टेटमेंट्स के साथ में, यह बहुत तुच्छ बातों पर नहीं किया जाना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक कॉन्ट्राडिक्शन तुच्छ जानकारियों पर बिल्कुल आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्या के मूल तक असर करने वाली विसंगतियों पर होना चाहिए। जब पुरानी स्टेटमेंट कोर्ट में कही गई बात के साथ बिल्कुल बेमेल हो, ऐसी बात पर कॉन्ट्राडिक्शन किया जाना चाहिए। यदि पुरानी बात है कि रास्ते में एक ढाबे पर चाय पानी लिया था, पुरानी बात माने जो सेक्शन 161 में कही थी, यदि पुरानी बात है कि रास्ते में एक ढाबे पर चाय पानी लिया था और नया बयान है कि चाय व बिस्कुट लिए थे, तो यह कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यह एक तुच्छ सी बात है। लेकिन यदि गवाह अब कहे कि होटल मिलिंद में एक कमरा लेकर रुके थे, वहीं डिनर लिया था और फिर हम अगले दिन चले थे, तो यह एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन को वास्तविक होना चाहिए और इस केस के ऊपर गहरा असर डालने वाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि इन सब के दौरान ट्रायल कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कॉन्ट्राडिक्शन को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मार्क कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर स्टेटमेंट के उस भाग के शुरू व आखिर में A to A- जैसे लेटर्स लिख दिए जाते हैं। तरीका कोई भी हो, ट्रायल कोर्ट को वह भाग जिसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन किया जाना है उसे स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा। यह ट्रायल कोर्ट का काम है कि वह उस भाग को दिखाए। पुराने समय में एक केस में कानपुर शहर की कोर्ट में हमारे स्थानीय एडवोकेट ने बताया कि जज साहब ने कहा है कि A to A- ना लिखा जाए, पैरा 3 की दूसरी लाइन लिखा जाए, तो यह भी चलेगा। बस वह पोर्शन स्पष्ट हो जाना चाहिए जिसे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाना है। उद्देश्य उस जानकारी पुराने वाली को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना है, कैसे भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि सेक्शन 155 एविडेंस का इस्तेमाल करके गवाह की विश्वसनीयता को भी नष्ट किया जा सकता है। सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट में गवाह की विश्वसनीयता को नष्ट किया जाता है, यह सेक्शन 155 में लिखा हुआ है। सेक्शन 155 में लिखा है कि कोर्ट में गवाह की विश्वसनीयता को इस प्रकार से नष्ट किया जाता है और उसमें 3 बातें बताई गई हैं। तीसरी बात कही गई है कि पुरानी स्टेटमेंट की वर्तमान एविडेंस के उस हिस्से के साथ विसंगति दिखाई जानी चाहिए जिस हिस्से को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का यह वाला भाग आप सामने देख रहे होंगे। इसी सेक्शन 155(3) एविडेंस एक्ट की मार से बचने के लिए आपने देखा होगा कि पीपी साहब अपने होस्टाइल विटनेस को क्रॉस करते हैं कि कहीं उसकी कही हुई बातों का डिफेंस कोई लाभ ना ले ले, तो वे उस गवाह की विश्वसनीयता को पूरी तरह से नष्ट कर डालते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में दिखाते हैं कि जो आपने पहले कहा था वह अब कही गई बात से पूरी तरह से विसंगत है।
इस केस का एक भाग सुप्रीम कोर्ट ने 149 आईपीसी को नष्ट करने के बारे में भी लिखा है। उन्होंने कहा कि इस केस में दो आधार पर सेक्शन 149 आईपीसी हटा दिया जाता है। पहला तकनीकी कारण है कि जिन 5 मुजरिमों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, उनमें से एक को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। बाकी बचे हुए 4 मुजरिमों पर 149 आईपीसी नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि कानूनन अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 व्यक्ति होने जरूरी हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट में हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर शेष नहीं रह गया था जिससे सब आरोपियों के बीच किसी प्रकार का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव होता हो। परिणाम स्वरूप आरोपियों पर 149 आईपीसी नहीं बचेगा और वे दूसरे आरोपी के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्रॉस एग्जामिनेशन की महत्ता के बारे में बहुत सारे बिंदु निकल कर आते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह एक क्रिमिनल अपील थी और ट्रायल कोर्ट में हुआ पूरा क्रॉस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ था, फाइल में लगा हुआ था। आरोपी के एडवोकेट्स ने क्या पूछा, किस तरह से पूछा, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं देखा। यह विद्वान वकील साहब का ही बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन था, जिसमें किए गए कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट में सही माना और इसी बेहतरीन क्रॉस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचा कि डिफेंस ने कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन को सही और कानूनी तरीके से किया था। इस बात को अलग से दिखाया गया कि यह जो क्रॉस एग्जामिनेशन था किस प्रकार से सेक्शन 162 सीआरपीसी और 145 एविडेंस एक्ट के तहत हुआ था, सही था। यदि आरोपियों के वकील साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन कहीं भी सेक्शन 162 सीआरपीसी और सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट का उल्लंघन करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन को गैर कानूनी करार दे देता। जो सजा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने दे रखी थी वह सुप्रीम कोर्ट भी उसको कंफर्म कर देता। आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि पूरे ट्रायल में अपीलों में भी मिलाकर क्रॉस एग्जामिनेशन केवल एक ही बार किया जाता है और वह भी ट्रायल कोर्ट में किया जाता है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। यदि ट्रायल कोर्ट में होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन जो एकमात्र क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसी में कोई गलती कर दी जाए तो फिर आरोपी की सजा पक्की हो जाती है। अनेक आरोपी इस भुलावे में आकर मार खा जाते हैं कि नहीं, हम तो जब केस अपील में जाएगा हाई कोर्ट में जाकर क्रॉस कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं होता है, यह उनकी कानून के रूप में गलत अवधारणा है। इसीलिए इंडियन लीगल सिस्टम आपको बार बार कहता है हमेशा बेहतरीन व अनुभवी एडवोकेट को चुनें जो कानून पढ़ते हो और कानून के अनुसार ही क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो। आपका जीवन बहुमूल्य है, इसे बचाएं। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।